everyone, welcome to स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1764 CE. इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसमें मैंने कॉजेज़ और इवेंट के बारे में डिस्कस किया है. इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की और सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर. पर शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और वन मोर थिंग, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क मी कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो. तो बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपको वहाँ पे मेरी ये जो भी टॉपिक्स मैं करवाती हूँ उसका PDF अवेलेबल है. सो चलिए, बहुत कुछ है जानने को, शुरू करते हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक मेन कॉजेज़ डिस्कस किए थे इवेंट, और आज हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. बट उससे पहले अब आपको पता है जब ये बैटल हुई थी तो इसमें जो जीत होती है वो किसकी होती है? ब्रिटिश फोर्सेस की. और सुप्रीमेसी यहाँ से आप देखोगे वो स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में. और जो कंबाइंड फोर्सेस थी जिसमें थे नवाब ऑफ बंगाल, अवध और मुगल एम्परर शाह आलम II, ठीक है, उनको मिलके ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था. और इसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो सेकेंड टाइम इंडिया में आते हैं और मई 1765 CE में, और ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर द सेकेंड टाइम. और क्योंकि अभी शुजाउद्दौला और शाह आलम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो इसी वजह से आप देखेंगे एक ट्रीटी साइन होती है इनके बीच में जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये साइन की गई थी 1765 CE में. अब देख लेते हैं इस ट्रीटी के मेन प्रोविजंस क्या क्या थे. So the province of Awadh was returned to नवाब शुजाउद्दौला minus the 2 districts of कारा एंड इलाहाबाद. तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो शुजाउद्दौला थे, ठीक है, जो अवध के नवाब थे, उनको जो है अवध वापस सौंप दिया जाता है. पर उसमें से जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे कारा और इलाहाबाद वो ले लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट क्या होता है, ही अग्रीड टू पे ₹50 लाख एज वॉर इंडेमनिटी, एंड द फोर्ट ऑफ चुनार was to remain with the English until the last installment of this indemnity was paid off. तो अब जो नवाब हैं अवध के, उनको 50 लाख रुपए एज अ वॉर इंडेमनिटी देनी थी अब इंग्लिश को. और इसके साथ साथ जो चुनार का फोर्ट है वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है. जब तक कि जो नवाब हैं वो पूरी जो राशि है वो नहीं भर देते तब तक उनको ये फोर्ट वापस नहीं मिलेगा. थर्ड क्या थी टर्म्स, शुजाउद्दौला हैड टू कीप इंग्लिश ट्रूप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फ्रंटियर्स एंड बियर देयर एक्सपेंसेस. तो अब यहाँ पे ये द ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट. वो क्या करते हैं कि अपनी एक ट्रूप यहाँ पे रख देते हैं अवध में, और उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसका जितना भी खर्चा पानी है वो कौन देखेगा? वो शुजाउद्दौला देखेंगे. और यहाँ नाम दिया जाता है कि वो किसकी प्रोटेक्शन करेंगे? शुजाउद्दौला की. बट आप लोगों को मालूम है कि मिलिट्री वो इसलिए डिप्लॉय करते थे जिससे वो इंटरनल रिवोल्ट को क्रश कर सके और वो नज़र रखे नवाब के ऊपर कि दोबारा से वो किसी तरीके का विद्रोह ना कर दें, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, द इंग्लिश वर परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड ड्यूटी फ्री इन अवध. तो यही तो मेन वो चाहते थे ब्रिटिशर्स, वो यही चाहते थे उनको फ्री पास मिल जाए और जहां मर्जी चाहे वो ट्रेड करें. तो इस तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल आप देखोगे इस बैटल के बाद जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है और उनको ड्यूटी फ्री पास मिल जाता है जहाँ पे, जिससे कि वो पूरे अवध में कहीं पे भी फ्री में ट्रेड कर सकते थे. नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर थे, उनको जो है एक फरमान इशू किया गया, ग्रांटिंग द इंग्लिश द राइट ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. एंड इसको बोला जाता था ग्रांट ऑफ दीवानी. दीवानी राइट क्या है कि उनको ये जितने बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये रीजन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको ये दे दी गया है कि राइट मिल गया है कि वो रेवेन्यू कलेक्शन कर लें. तो इस तरीके से आप देखेंगे जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो अब किसके हाथ में चला गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. और अब एक तरीके से सिर्फ राजा नाम के रह गए हैं और एक्चुअल में कंट्रोल सारा किसके पास है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. और इसके साथ साथ नेक्स्ट आप देखेंगे, शाह आलम II वॉज टू रिसाइड एंड होल्ड हिज कोर्ट एट इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो अगर वो कोर्ट में भी वो कोर्ट रखते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं, तो उसमें भी वो किसकी प्रोटेक्शन में होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की. जिससे कि क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी तरीके से नज़र रखेगी रूलर्स के ऊपर. और इसके साथ साथ उनको पेंशन पे रख दिया गया, और कितनी पेंशन उनको मिलेगी एनुअली? 26 लाख रुपीज़, ठीक है. और इसके साथ साथ उनको इलाहाबाद और कारा का डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया
गया, जो कि अवध के नवाब से लिया गया था और वो किसको दे दिया, शाह आलम टू को। और लास्ट प्रोविजन जो था इसका ये था, द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू पे शाह आलम अ सम ऑफ ₹26 लाख ईयरली। जैसा मैंने अभी बताया कि ये 26 लाख रुपए एक्चुअली कौन देगा शाह आलम को, वो देंगे नवाब ऑफ बंगाल। और कितने रुपए देंगे, 26 लाख रुपए देंगे। और इसके साथ साथ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ द दीवानी ग्रांटेड टू इट एंड अग्री टू स्टैंड एज सिक्योरिटी फॉर द रेगुलर पेमेंट बाय द नवाब। ठीक है, तो दीवानी के बदले उनको 26 लाख की पेंशन पे रख दिया गया। तो ये मेन थी प्रोविजंस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की। और जो नवाब जो था, नवाब ऑफ बंगाल्स आर्मी वाज रिड्यूस्ड एंड ही वाज टू हैव अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट हिज कोर्ट। तो पावर को कम किया गया, मिलिट्री पावर की, बंगाल की जो फौज थी उसकी पावर कम कर दी गई और एक ब्रिटिश रेसिडेंट वहाँ पे डिप्लॉय किया गया जो कि एक्चुअली में नज़र रखेंगे नवाब के ऊपर। और इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, दे सिक्योर्ड द रिकग्निशन ऑफ इट्स possession of बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग एंड ऑल्सो 24 परगनाज ऑफ कैलकटा। तो ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे इनके पास ये राइट आ जाता है, राइट ऑफ दीवानी, मतलब कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन संभाल रहा है, रूलर संभाल रहा है, पर जो पैसा फिनेंशियल रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट है वो है ब्रिटिशर्स के पास। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए हमें, एडमिनिस्ट्रेशन आप संभालो, ठीक है, कैसे फंक्शन होगा, लोगों का पीस एंड ऑर्डर, लोगों को कैसे देखना है, वो सब राजा संभालेगा, पर जितना पैसा है वो किसके पास आएगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सो ये बड़ा ही स्मार्ट मूव था इनका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सो ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिससे साफ पता लगता है कि पूरा फायदा किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में, और जहाँ पे ये सिर्फ अब नाम के ही रूलर्स जो हैं रह गए हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर विच वाज फॉट इन द ईयर 1764। हम सबसे पहले देखेंगे इफेक्ट्स ऑन बंगाल। तो पहला तो देखते हैं बंगाल पे अब क्या असर पड़ता है इसका। सो मीर कासिम जो थे, ही हैड बीन रिप्लेस्ड बाय मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, आपको पता होगा सिराजुद्दौला के बाद बने थे मीर जाफर के बाद बने थे मीर कासिम रूलर। अब वापस से मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया बंगाल का, अंडर द कंडीशन क्या इम्पोज किया गया टू हिम, सो दैट ही हैड नो रियल पावर एंड वाज अ नॉमिनल हेड। तो मतलब एक नाम का सिर्फ हेड बना दिया गया है और एक्चुअल पावर उस मीर जाफर के हाथ में नहीं है। और मीर जाफर ही हैड टू पे फॉर द लॉसेस that the English had suffered during the war with Mir Qasim and also agreed to reduction in the military establishment। तो यहाँ पे जो है मीर जाफर, जितना भी खर्चा हुआ था, जो भी नुकसान हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सब भरपाई कौन करेगा, नवाब ऑफ बंगाल। और इसके साथ साथ उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी कम कर दिया गया। और इसी के साथ जो नवाब ऑफ बंगाल थे, दस ही बिकेम अ स्टूज ऑफ द इंग्लिश हु हैड द रियल पावर इन द स्टेट। तो एक तरीके से कठपुतली बन के रह गए हैं, जिसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ नाम के ही राजा हैं, बट रियल पावर जो है वो इंग्लिश के पास है। और इसको बोला जाता है थर्ड रेवोल्यूशन इन बंगाल। और इसके साथ ही नेक्स्ट ईयर जो है मीर जाफर की डेथ हो जाती है और उनकी जगह पे उनके जो बेटे हैं नजीम उद्दौला, ठीक है, वो नेक्स्ट नवाब बनते हैं, जो कि काफ़ी प्लीज़ करते हैं कैलकटा काउंसिल को और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह उनको प्रेजेंट करते रहते हैं। और उसके बाद क्योंकि नाजिम उद्दौला जो थे वो एक माइनर थे, तो उनकी हेल्प के लिए आप देखोगे देयर वर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, मोहम्मद रजा खान एंड नायब नजीम ऑफ मुर्शिदाबाद। ठीक है, और ये बेसिकली दे वर मोर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से आप देखोगे राजा जो है वो सिर्फ नाम का रह गया है और पूरी पावर जो है वो किसके हाथ में चली गई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये तो बात होगी बंगाल की। अब हम देखेंगे अब अवध के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है इसका। सो द बैटल ऑफ बक्सर ब्रॉट द नवाब ऑफ अवध इनटू टोटल सबमिशन। वो भी अब पूरी तरीके से हार गए, मतलब यहाँ पे द ब्रिटिश पावर दे बिकेम सुपीरियर एंड ही हैज़ बिकम inferior, and the power of the Nawab was broken and he was allowed to remain in possession of his throne under English protection। बट देखिए यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनसे उनका एम्पायर तो नहीं छीन रही है, बट वो भी एक तरीके से उनको एक तरीके से मतलब नाम के लिए बस बिठा दिया है, बट एक्चुअल में पावर जो है वो इंग्लिश के पास ही है। बट जैसा मैंने बोला उन्होंने एनेक्स नहीं किया है। आफ्टर शुजाउद्दौला वाज डिफीटेड बिकॉज देन द कंपनी वुड हैव टू प्रोटेक्ट एन एक्सटेंसिव लैंड। देखो वो इसमें भी चालाकी थी अंग्रेजों की। उन्होंने क्या किया,
पूरी तरीके से तो कब्जाया नहीं अवध, क्योंकि अगर कब्जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और इतना बड़ा एम्पायर उनको उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने राजा तो शुजाउद्दौला को ही बनाया, बट रियल पावर एक तरीके से अपने इसको एक बफर स्टेट की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। बफर स्टेट क्या होता है, जैसे कि बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बीच का एक स्टेट बना दिया, जो कि जो जहाँ से चारों तरफ से हमले हो रहे हैं उसको उसकी मतलब इस एरिया की वजह से वो मराठास के ऊपर भी कंट्रोल कर पाए। तो बफर स्टेट हो गया, मतलब एक प्रॉफिटेबल स्टेट जिससे कि वो सब पे नज़र रख सके, जिससे कि कहीं से भी अटैक उनके पास ऊपर ना हो। तो जिससे कि बेसिकली हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको प्रोटेक्शन मिल गया किसके खिलाफ, जो मराठाज इन्वेजन है उनके खिलाफ। ठीक है, सो ये तो हो गई अवध की बात। और अब हम लास्ट में देखेंगे ब्रिटिशर्स के लिए ये बैटल कितनी सिग्निफिकेंट थी। तो एक्चुअल में देखें तो पूरा फ़ायदा हुआ ही ब्रिटिशर्स को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल गेन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग गेम्स। तो मतलब हर तरीके से उनका ही फ़ायदा होता है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सो देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो पोजीशन एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे थे ब्रिटिशर्स की, अब आप देखोगे इस बैटल के बाद उनके हाथ में एक पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ जाता है। एंड द बैटल ऑफ बक्सर पेव द वे फॉर अ मोर कॉन्क्रीट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो अब मजबूत हो गई हैं यहाँ पे, और वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं इंडिया में आफ्टर दिस बैटल। नेक्स्ट हम देखेंगे द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद मुगल एम्पर शाह आलम II मेड द एम्पर अ यूजफुल रबर स्टैम्प ऑफ द कंपनी, एंड बिसाइड्स द एम्परर्स फरमान लीगलाइज द पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द कंपनी इन बंगाल। तो बेसिकली जो एम्परर की जो स्टैम्प है एक तरीके से उसने काम किया, और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो कंपनी के हाथ में आ जाता है। एंड और दे बिकेम द पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जैसे मैंने दीवानी की बात करी थी तो इनके पास दीवानी का राइट आ गया है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब ये पावर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द बैटल ऑफ बक्सर हैड क्लोज द हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिहार विच फ्रॉम द डेट वर सब्सटेंशियली ब्रिटिश टेरिटरी। तो अब आगे की जो फाइट्स थी वो बंद हो गई, और मतलब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अब ख़त्म हो जाती है, और अब ये जो एरिया है बंगाल बिहार उड़ीसा का, अब ये क्या बन जाता है, एक ब्रिटिश टेरिटरी बन जाता है। एंड ब्रिटिश हैड कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल एंड विद नवाब बिंग जस्ट अ नॉमिनल हेड। तो पूरी तरीके से पावर किसके हाथ में है, और कंपनी के हाथ में है, उनके पास दीवानी का राइट है, और जो नवाब है वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दो द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे बाय क्लाइव, इट बिकेम मोर स्ट्रेंथन्ड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासे के बाद तो मतलब एक फाउंडेशन तो रख दी थी ब्रिटिशर्स ने, बट इसके बाद इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या है, उनकी पोजिशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द इंग्लिश एडवांस्ड अक्रॉस द, अब देखोगे आप कहाँ से कहाँ तक का एरिया उनके पास आ जाता है, अक्रॉस द गंजेस टू बनारस एंड इलाहाबाद। एंड द कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड अ कमांडिंग पोजिशन इन रिलेशन टू द प्रिंसिपैलिटीज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ये सारा एरिया, ये देखो बंगाल बिहार और उड़ीसा बड़ा ही रिच एरिया था, अगर आप पुराने समय से ही देखेंगे, ठीक है। और यही रीज़न था कि सबसे पहले जो है ब्रिटिशर्स वो बंगाल की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिच स्टेट था, और इसके साथ साथ अवध और उड़ीसा तो था ही। तो इसकी वजह से क्या है कि क्योंकि अब तीनों एरियाज इनके पास आ गए हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे इनके पास वेल्थ बहुत आ गई है, और इस वेल्थ से, ठीक है, उन्होंने आप देखोगे और जो बैटल्स थी फ्यूचर में होने वाली, ठीक है, वो फाइनेंस की, ठीक है। इस विक्ट्री से उनको पैसा बहुत मिल गया, जिससे कि आगे जो और एरियाज को वो इंडिया के कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रिटिश हैड नॉट अनेक्स्ड अवध एंड ऑल्सो अवॉर्टेड अटैक ऑन दिल्ली, दस दे अवॉइडेड वॉर विद मराठास एंड अदर इंडियन रूलर्स एट द टाइम। हाउएवर मराठा पावर वाज इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड इन सीरीज ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। तो देखिए अवध को जैसे उसने एक बफर स्टेट की तरह बनाया, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, और अवध का जो रूलर था उसको मतलब वहाँ पे रखा। तो इसके लिए एक उनका आप कह सकते हो उनका डिप्लोमेसी थी, वो उनकी टैक्टिस थी, जिससे कि वो बाकी लोगों से और मराठा से वॉर को अवॉइड कर सके। और आगे चलकर तो खैर एंग्लो मराठा वॉर्स जब होती है तो मराठा पावर को हरा ही देते हैं। एंड लास्टली हम देखेंगे द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन दिस बैटल प्रूव्ड द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश फोर्स एंड स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस। तो देखिए इन लड़ाइयों के बाद ये तो साबित हो गया कि जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं वो काफ़ी सुपीरियर हैं, ठीक है, हर तरीके से अगर हम कंपेयर करें इंडियन फोर्सेस से। सो यहाँ पे जो सुप्रीमेसी है वेस्टर्न मेथड्स की ऑफ वॉरफेयर वो बढ़ जाती है, एंड जिसकी वजह से आगे के जो रूलर्स हैं वो यूरोपियंस को बुलाते हैं अपने मिलिट्री को
ट्रेन करने के लिए। तो यूरोपियन एक्सपर्ट्स वर बीइंग कॉल्ड, फ्यूचर में आप देखेंगे जो आगे बैटल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे कि यूरोपियंस को बुलाया गया था जो कि उनकी मिलिट्री को ट्रेन करे। तो यहाँ से एक चीज़ साबित हो जाती है कि जो वॉरफेयर है, जो वेस्टर्न मेथड्स हैं ऑफ वॉरफेयर, वो ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। एंड इसके साथ ही जब विक्ट्री ऑफ द कंपनी एट बक्सर इन 1764 CE completed the work of Plassey, and Plassey provided the Britishers the standing place, but Buxar made them the masters of the situation। तो पूरा कंट्रोल आप देखेंगे आप बक्सर के बाद उनके हाथ में बन जाता है, दे बिकेम द मास्टर्स। और एज आई ऑलरेडी मैंशन कि यहाँ से उनको इतना पैसा मिलता है कि आगे वो जो है बाकी की बैटल्स भी और एरियाज के साथ फाइट करके उसको जीत पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि पहले तो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई, इसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश किया और एरियाज को कैप्चर करेंगे, एंड फिर वो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है स्टैब्लिश करती है इंडिया में। सो दिस बैटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एंड सो if you like the video, so do not forget to subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू so much once again for watching the video। I'll see you in the next video। Till then, take care, stay safe।